हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर सुनील साबले है। मैं पीडियाट्रिक और एडोलेसेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और अहमदनगर महाराष्ट्र यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे ऑटिज्म, ये जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए आया हूँ। तो आप लोगों ने ऑटिज्म नाम तो सुना होगा। यदि जिन लोगों ने सुना नहीं है, या जिन पेरेंट्स हैं उनके बच्चों को ऑटिज्म है, या जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, वो डेवलपमेंट में कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जिसमें ऑटिज्म एक कॉमन चीज रहती है। तो इस बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं पिछले ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट करके काम कर रहा हूँ। थाउजेंड्स ऑफ ऑटिज्म के पेशेंट्स को मैंने ट्रीट किया है, और बहुत सारे पेशेंट्स नॉर्मल हो गए, और बहुत सारे पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो गई, और वो मेन स्ट्रीम में आए हैं। तो ये जो बच्चे ऑटिज्म, जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, तो ऐसे बच्चों को ट्रीटमेंट करते हुए, पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हुए, जो पेरेंट्स के क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो जो जो कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। कि जिसके माध्यम से यदि आपके घर में कोई बच्चा है, उसका नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, या फिर उसका डेवलपमेंट लेट हो रहा है, इसकी जानकारी यदि आपको पता चली और आपने उसका जल्दी ट्रीटमेंट किया, तो नॉर्मल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो जो बच्चा रहता है, उसकी जो ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, वो जब बच्चा पेट में होता है तब से शुरुआत होती है। और जब बच्चा डिलीवर हो जाता है, तो पहले 2 to 3 years बहुत ही क्रूशियल होते हैं, और ऑलमोस्ट 5 years तक बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट 90% कंप्लीट हो जाती है। तो ये जो क्रूशियल पीरियड होता है, तो ये पीरियड में जो ब्रेन को कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो उसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होता है। और यदि कोई भी बच्चों को ब्रेन की बीमारी है, वो जल्दी पता चले और उसका जल्दी ट्रीटमेंट किया, तो वो ऐसे बच्चे नॉर्मल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आपके बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, वो नॉर्मल होता है कि नहीं, उसके ऊपर आपने ध्यान रखना चाहिए। तो नॉर्मल बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो जो बच्चे की डेवलपमेंट रहती है ब्रेन की, उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। जो फर्स्ट होता है उसको हम मोटर माइलस्टोन्स बोलते हैं, जिसमें बच्चे गर्दन संभालना, बैठना, चलना, वो शामिल होता है। दूसरा रहता है लैंग्वेज, बच्चे बोलते कैसे। तीसरा रहता है सोशल माइलस्टोन्स, दूसरे से अपने एटमॉस्फेयर से, अलग आजू बाजू के लोगों से कैसे बच्चा कम्युनिकेट करता है, उसको सोशल माइलस्टोन्स बोलते हैं। कॉग्निशन, इमोशनल। तो ऐसे माइलस्टोन्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो मोटर माइलस्टोन्स में यूजुअली बच्चे ने 4 महीने में अपनी गर्दन संभालनी चाहिए। 6-7 महीने के बच्चे ने पकड़ के बैठना चाहिए। ओके। 9-10 महीने के बच्चे ने अपने आप बैठना चाहिए। और 1 साल में बच्चे ने चलना चाहिए। ये हो गया मोटर माइलस्टोन्स। दूसरा होता है लैंग्वेज माइलस्टोन्स। तो लैंग्वेज माइलस्टोन्स में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो लैंग्वेज माइलस्टोन्स में अराउंड 3 महीने का बच्चा अलग अलग साउंड्स निकालता है, उसको हम कूइंग साउंड्स बोलते हैं। मीन्स बच्चा खुश होता है, गले से कुछ साउंड्स निकलता है, आ ऊ, तो उसको कूइंग बोलते हैं। तो 3 महीने के बच्चे क्वीइंग ऐसे साउंड्स निकालना शुरू करते हैं। 2 महीने के बच्चे माँ के तरफ देख के हंसना शुरू कर देते हैं, उसको हम सोशल स्माइल बोलते हैं। तो लैंग्वेज और सोशल माइलस्टोन्स, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो 6 महीने के बच्चा अच्छी तरह माँ को पहचानने लगता है, माँ जिधर जाती है उधर देखता है। फिर यदि कोई स्ट्रेंजर आया, तो उसको स्ट्रेंजर पता चलने शुरुआत हो जाती है, वो रोने लगता है, उसको हम स्ट्रेंजर एंग्जाइटी बोलते हो। 6 महीने के बाद शुरू हो जाता है। और बच्चा बैबलिंग करता है, मीन्स कुछ वर्ड्स रहते हैं, लाइक पा, मा, तो ऐसे सिंगल वर्ड्स ऐसे अटर करना शुरू कर देता है। 9 महीने का बच्चा, जो हम बोलते हैं कि बाई सिलेबल वर्ड्स, मीन्स हम मम्मा, दादा, पापा, काका, तो ऐसे जो बाई सिलेबल वर्ड्स रहते हैं, वो बोलना शुरू करता है। लेकिन उसमें कुछ मीनिंग होता नहीं। ओके। तो हम उसको बाई सिलेबल वर्ड्स विदाउट मीनिंग बोलते हैं। 9 महीने के बच्चे में स्ट्रेंजर एंग्जाइटी और ज्यादा होती है, कोई स्ट्रेंजर आए तो ज्यादा रोने लगता है। 9 महीने के बाद बच्चा यूजुअली टाटा करना शुरुआत कर देता है, और 1 साल तक टाटा करना मीन्स अच्छे से आता है उसको। उसको अपने पेरेंट्स सब पहचान में आते हैं, कि आजू बाजू कौन लोग हैं वो सब पहचान में आते हैं। 1 साल के बच्चे ने एक मीनिंगफुल शब्द बोलना चाहिए, कि मम्मा, मम्मी को देख के मम्मा, पापा को देख के पापा। तो एटलीस्ट वन मीनिंगफुल शब्द 1 साल के बच्चे ने बोलना चाहिए। सोशल माइलस्टोन्स में 1 साल का बच्चा थोड़ा साउंड्स इमिटेट करना शुरू कर देता है, थोड़ा
कुछ सिंगल कुछ कमांड्स बोला तो वो फॉलो करना शुरू कर देता है। ओके। और स्ट्रेंजर एंग्जाइटी तो होती है। फिर 1.5 साल का बच्चा, तो 1.5 साल का जो माइलस्टोन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 1.5 साल के बच्चे ने कम से कम 8 से 10 मीनिंगफुल शब्द बोलने चाहिए। दूसरी चीज, सोशल माइलस्टोन्स में उसने थोड़े सिंपल जो कमांड्स रहते हैं, वन सिंगल कमांड्स वो फॉलो करने चाहिए। फिर पॉइंटिंग, कि उसको पूछा कान किधर है, नाक किधर है, वो बताना आना चाहिए। सो ये पॉइंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो 1.5 साल में आता है। या किसी पिक्चर है, उधर किसी एनिमल्स का नाम पूछा कि ये किधर, तो उसने वो पॉइंट करना चाहिए। तो पॉइंटिंग ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है कि प्रिटेंड प्ले, मीन्स मोबाइल है तो उसके उठा के हेलो करना, फिर डॉल है उसको फीडिंग करना, तो उसको हम प्रिटेंड प्ले बोलते हैं। तो ये प्रिटेंड प्ले 1.5 साल में शुरुआत हो जाती है। ठीक है। और ये 1.5 साल का जो माइलस्टोन है, मीन्स 1.5 साल में बच्चे ने मीनिंगफुल शब्द बोलना चाहिए, अच्छे से आई कांटेक्ट होना चाहिए, बॉडी को पॉइंट करना चाहिए, और उसने प्रिटेंड प्ले करना चाहिए। अभी 2 साल का बच्चे का माइलस्टोन लैंग्वेज का, तो उसका वोकेबुलरी एटलीस्ट 20 to 50 वर्ड्स होना चाहिए। और 2 वर्ड्स के सेंटेंस बोलना चाहिए उसने, मीन्स पानी, मम्मा पानी, ओके, खाना दो। सो 2 वर्ड सेंटेंस उसने बोलने चाहिए। 2 साल के बच्चे ने अच्छे से कमांड फॉलो करनी चाहिए, यार 2 स्टेप कमांड्स, ये बॉल मम्मी के पास दे दो, तो ये 2 स्टेप कमांड्स उसने फॉलो करनी चाहिए। और फिर सोशल माइलस्टोन्स में उसने दूसरे फ्रेंड्स रहते उसके साथ खेलना चाहिए, टॉल्स के साथ खेलना चाहिए। 3 साल के बच्चे ने 3 वर्ड्स के सेंटेंस, और उसकी वोकेबुलरी एटलीस्ट 200 वर्ड्स की होनी चाहिए। उसने फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहिए, कमांड फॉलो करना चाहिए, अच्छे से दूसरे बच्चे के साथ खेलना चाहिए। तो ये हुए नॉर्मल सॉरी, लैंग्वेज और सोशल माइलस्टोन्स। तो ये ऑटिज्म, ये जो ब्रेन का, जो हम उसको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं, तो उसमें 2 चीज का प्रॉब्लम होता है। वो है लैंग्वेज एंड सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। और तीसरा कंपोनेंट रहता है कि दे हैव अ रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट, और उनको रिस्ट्रिक्टिव इंटरेस्ट रहते हैं। तो ये 3 चीजें रही तो यूजुअली ऐसे बच्चे को हम बोलते हैं कि उसको ऑटिज्म हो सकता है। तो ऑटिज्म के लक्षण क्या है? तो यूजुअली उनमें लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहता है, मीन्स वो मीनिंगफुल शब्द बोलते नहीं। वो पोएम बोल सकते हैं, वो एक गाना भी बोल सकते हैं, लेकिन मम्मी को मम्मी, पापा को पापा, पानी को पानी वो नहीं बोल पाते। मीन्स 1.5 साल का बच्चा है, मीनिंगफुल शब्द नहीं बोल रहा है, या फिर पॉइंट नहीं कर पाते। उसको पूछा कान किधर है, नाक किधर है, या किसी ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करने को बोलते तो पॉइंट नहीं करते। अच्छे आई टू आई कांटेक्ट नहीं रहता, मीन्स आप उनके साथ बात करें तो आई टू आई कांटेक्ट करना चाहिए, वो करते नहीं। जो बच्चा है 2 साल का, उसको साथ अपन बात करें तो अपने आई से आई कांटेक्ट करता है, फिर फेशियल एक्सप्रेशन से कम्युनिकेट करता है, वर्बली कम्युनिकेट करता है, बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट करता है, कमांड फॉलो करता है। तो जो ऑटिज्म हुए हुए जो बच्चे हैं, उन वो मीनिंगफुल शब्द बोलते नहीं, लेकिन जो इंटरेक्शन रहता है, मीन्स फेस टू फेस, आई टू आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, वो भी उनमें नहीं होता है। वो अपनी खुद की दुनिया में रहते हैं, इसलिए उसको ऑटो मीन्स खुद की दुनिया में रहना, स्वमग्नता, तो इसलिए उसको ऑटिज्म नाम दिया है। कुछ बच्चे बोलते हैं, लेकिन वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रहता है, मीन्स उनको कुछ चाहिए रहेगा, और बहुत ही नैरो इंटरेस्ट रहेगा, तो उसके बारे में वो बोलेंगे। या फिर उन्होंने किधर तो टीवी में, मोबाइल में कुछ सुना रहता है, कुछ पोएम सुनी रहती है, तो वही बोलते रहते हैं। लेकिन जो वो जो परिस्थिति में उसने दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। यूजुअली 1.5 साल के बच्चे आपका शब्द रिपीट करते हैं, और फिर 2-3 साल में वो चला जाना चाहिए। लेकिन जो ऑटिस्टिक बच्चे रहते हैं, तो वो बच्चा वही शब्द रिपीट करता है। आप जो बोलेंगे तेरा नाम क्या है, तो वो बोलेगा तेरा नाम क्या है, तो उसको इकोलीलिया बोलते हैं। तो इकोलीलिया उनको मीन्स कंटिन्यू होता है, कि जो बाद में वो कम होना चाहिए। आप उनका नाम पुकारेंगे तो यूजुअली ध्यान देते नहीं, उसको हम ऑडिटरी एग्नोसिया बोलते हैं। उनको कुछ पॉइंट करेंगे कि ये देखो, तो वो देखते नहीं। दूसरे बच्चे रहते उनके साथ खेलते नहीं। यदि उनको कुछ चाहिए पानी, तो एक तो उन्होंने पानी मांगना चाहिए, या फिर पॉइंट करना चाहिए, लेकिन वो पॉइंट नहीं करते, वो पेरेंट्स का हाथ लेके वो पानी की तरफ लेके जाते हैं। उनमें दूसरा मीन्स लैंग्वेज और सोशलाइजेशन के अलावा
दूसरा एक प्रॉब्लम रहता है कि वो रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव मूवमेंट करते हैं। कुछ बच्चे हैंड जो फ्लैपिंग मूवमेंट्स रहते हैं या बॉडी की रॉकिंग मूवमेंट्स करते हैं। कुछ बच्चे एक पर्टिकुलर जो खिलौना है उसका मीन्स यदि गाड़ी है उसके जो पहिए रहते हैं उसके साथ ही खेलते हैं। मीन्स गाड़ी खेलना चाहिए तो पहिए के साथ खेलते हैं। मीन्स एक रिस्ट्रिक्टेड पार्ट रहता है उसमें उनका बहुत इंटरेस्ट रहता है। कुछ बच्चों को पर्टिकुलर जो टॉयज रहती है वो ही हमेशा चाहिए रहते हैं। उनको घर में सब कुछ साफ सफाई वाला, सब कुछ इन ऑर्डर में सब चीजें चाहिए रहती है। यदि वो ऑर्डर या फिर वो जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है तो वो फिर टेम्पर टैंट्रम थ्रो करते हैं, उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। तो ये जो रिस्ट्रिक्टेड और रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ मूवमेंट्स उनमें बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे बच्चों को कुछ सेंसरी इश्यूज भी रहते हैं। तो सेंसरी इश्यूज क्या रहते हैं? मीन्स अपन अपने जो एनवायरनमेंट है उससे अपन अपने सेंसेशन से, जो सेंसेशन अपने ब्रेन तक जाते हैं उससे अपन रिस्पॉन्ड करते हैं। मीन्स टच रहा, अपना विजन रहा, हियरिंग रहा, टेस्ट रहा, स्मेल रहा, या फिर बाकी के भी जो जॉइंट पोजीशन और काइनेस्थेटिक बैलेंस, वो जो सेंसेशन रहते हैं उसके द्वारा हम एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट करते हैं। तो ऐसे बच्चों को जो सेंसरी सिस्टम रहती है, तो किसी बच्चे की हाइपर सेंसिटिव रहती है, किसी को किसी सेंसेशन का हाइपर सेंसिटिव रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल साउंड को वो कुछ टाइम हाइपर सेंसिटिव रहते हैं। जैसे थोड़ा भी आवाज आए तो कान को हाथ लगाएंगे, कान बंद करेंगे, क्योंकि अपने को थोड़ा आवाज आता है, लेकिन ऐसे बच्चों को वो ऐसे जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है इतना जैसे आवाज आता है, इसलिए वो कान बंद कर देते हैं। थोड़ा कुछ मिक्सर का आवाज आ गया या कुछ बैंड का आवाज आ गया तो वो तुरंत कान बंद कर देते हैं। किसी बच्चों को टच का हाइपर सेंसिटिव रहता है, इसलिए वो बच्चे कपड़े पहनते नहीं, कपड़े फेंक देते हैं या पर्टिकुलर टेक्सचर के ही कपड़े पहनते हैं। उनको कुछ टच किया तो तुरंत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। किसी बच्चों को टेस्ट सेंसेशन का इश्यूज रहते हैं, तो इसलिए पर्टिकुलर फूड ही खाते हैं, पर्टिकुलर टेस्ट का ही फूड खाते हैं। यही मीन्स बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड उनका फीडिंग पैटर्न रहता है, पर्टिकुलर चीज़ें उनको अच्छी लगती है। तो ऐसे सेंसरी इश्यूज उनमें रहते हैं। और अ, उनमें प्रिटेंड प्ले होता नहीं। मीन्स जैसे कि जो बच्चा रहता है तो उसने खिलौने के साथ खेलना चाहिए। मीन्स मोबाइल लिया तो हेलो करना, डॉल है उसको फीडिंग करना है। ओके, तो वो प्रिटेंड प्ले नहीं रहता है उनमें। तो ये जो सिम्टम्स रहते हैं यदि वो बच्चे में रहें और उसके वजह से उसका दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, उसका सोशलाइजेशन नहीं हो रहा है, उसका डे टू डे एक्टिविटी में हैम्पर हो रहा है, तो ऐसे बच्चों को ऑटिज्म होने के चांसेस रह सकते हैं। ऐसे सिम्टम्स रहे तो उसको ऑटिज्म है, तो ऐसा आप नहीं कह सकते। आपको यदि ऐसे कुछ लक्षण है, मीन्स उसका जो लैंग्वेज है उसके एज के हिसाब से नहीं हो रहा है, या फिर मैंने बोला कि उसको आई कांटेक्ट नहीं है, कि पॉइंटिंग करता नहीं, आपको नाम से बुलाता नहीं है, किसी चीज चाहिए तो आपसे मांगता नहीं है, दूसरे बच्चे के साथ खेलता नहीं है, यदि ये चीजें रही तो उसको ऑटिज्म रह सकता है। आप आपके डॉक्टर से उसको इवेल्युएट करना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि 5 साल तक ब्रेन 90% उसका डेवलपमेंट पूरा हो जाता है। तो जितना जल्दी आप इंटरवीन करेंगे तो उतना जल्दी नॉर्मल होने के चांसेस रह सकते हैं। तो यदि ऐसे सिम्टम्स है तो आप आपके जो डॉक्टर से या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट है उससे उसका इवेल्युएशन कीजिए। नॉर्मल रहा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, और कुछ प्रॉब्लम रहा तो फिर अपन उसका इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, सिम्टम्स रहते हैं, तो ये सिम्टम्स लेके यूजुअली पेरेंट्स मेरे पास आते हैं। तो फिर ये पेरेंट्स का नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि ये ऑटिज्म ये क्या है, ये क्यों होता है। तो मैंने आपको बताया कि अपने जो ब्रेन्स रहते हैं उसका डेवलपमेंट जब बच्चा पेट में होता है तब से शुरुआत होती है। अपने ब्रेन में जो सेल्स रहते हैं उसको न्यूरॉन्स बोलते हैं, और वो न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्शंस फॉर्म करते हैं, उनको सिनैप्स बोलते हैं। तो ये जो ब्रेन के न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्शंस फॉर्म करते हैं, वो कनेक्शन फॉर्मिंग की जो प्रोसेस रहती है उसको हम सिनैप्टोजेनेसिस बोलते हैं। तो वो सिनैप्टोजेनेसिस में कुछ कारण से कुछ बिगाड़ हो गया है, तो उसके वजह से ये ऑटिज्म का तकलीफ होता है। अभी ऑटिज्म ये ऑटिज्म, ये जो बीमारी उसका एग्जैक्ट कारण पता नहीं चला है। ऑटिज्म ये कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स एंड साइंस है, ये कुछ बीमारी नहीं कि ऐसे पर्टिकुलर चीज से होती है। तो साइंटिस्ट ने बहुत सारा रिसर्च किया और उसमें पाया है कि
जेनेटिक एनवायरनमेंट, ये जो उसका जो इंटरेक्शंस होता है, तो किसी बच्चे को कुछ जेनेटिक टेंडेंसी रहती है, उनको हो सकते हैं, या कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, तो उसके वजह से भी ऑटिज्म हो सकता है। लेकिन बहुत से बच्चों को किस कारण से होता है उसका अभी तक पता चला नहीं है। तो एनवायरमेंटल कौन से फैक्टर है उससे ऑटिज्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? तो एक तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, मीन्स एयर पोल्यूशन रहे, ओके, वाटर पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है, जो खाने में जो पोल्यूशन हो रहा है, मीन्स जो हम फार्म है उसमें फर्टिलाइजर है, इंसेक्टिसाइड्स है, बहुत सारे केमिकल्स हैं, वो डालते हैं, वही फूड चेन में एंटर होते हैं, और वो फूड माँ खाती है, और जब बच्चा पेट में होता है तो उसके ब्रेन के डेवलपमेंट में असर करता है, और बच्चा भी जब बड़ा मीन्स कुछ चीज़ें बाहर की खाने लगता है, तो वो भी जो फूड के द्वारा कुछ जो टॉक्सिन्स रहते हैं उसके ब्रेन को डैमेज करते हैं, तो उसके वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ब्रेन को किसी प्रकार का डैमेज हो जाए, पोल्यूशंस रहे, या फिर बच्चा पेट में है और माँ को कुछ इन्फेक्शन हो गया, उदाहरण टॉर्च इन्फेक्शन हो गया, या फिर कुछ मेडिसिन से माँ ने ले ली, उसका असर हो सकता है, या फिर कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रहा मदर को, मदर स्ट्रेस में रही, उसको कुछ बीमारी रही, तो ब्रेन के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होके ऑटिज्म होने के चांसेस हो सकते हैं। बर्थ में कॉम्प्लिकेशंस हो गए, या बच्चा रोया नहीं, या डिलीवरी के बाद शुगर कम हो गया, या ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया, तो ब्रेन को डैमेज हुआ तो ऑटिज्म होने के चांसेस हो सकते हैं। और किसी बच्चों को कुछ जेनेटिक बीमारी रहती है, उससे हो सकते हैं। तो एग्जैक्ट कारण तो पता नहीं चला, तो ये तो न्यूरो डेवलपमेंटल मीन्स जो ब्रेन का डेवलपमेंट में उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हुए, उसके वजह से ये तकलीफ होती है, और वो इंडिविजुअल पेशेंट्स को हम देखने के बाद वो हम कुछ कारण है क्या नहीं, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन हम एडवाइस करते हैं। तो एग्जैक्ट कारण पता नहीं चला है, फिर भी कारण पता करने का रहा तो आपके डॉक्टर आपसे डिस्कस करेंगे, कुछ ब्लड टेस्ट रहते हैं, कुछ जेनेटिक टेस्ट रहते हैं, वो करते हैं, और फिर कुछ डॉक्टर को बच्चे को चेक करने का लगा कि इसको कुछ कारण रह सकते, तो उसके हिसाब से वो इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं उसकी, जिससे पता चले कि कौन से कारण से हुआ है। जेनेटिक कारण इसलिए बोलते हैं कि यदि किसी फैमिली में एक बच्चे को ऑटिज्म है, तो दूसरे बच्चे को होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मीन्स कुछ रिसर्च में बोला है कि 7 to 10% चांसेस दूसरे बच्चे को भी होने के रहते हैं। तो एक बच्चे को रहा तो दूसरे बच्चे को होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और मेल्स में 4 टाइम ज़्यादा चांसेस रहते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। तो जेनेटिक विथ एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, ये वजह से ऑटिज्म होता है, ऐसे रिसर्च में पाया जाए, मीन्स थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, मीन्स ये जो रिसर्च है बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे, बहुत सारी चीज़ें ऑटिज्म के बारे में अभी तक पता नहीं चली कि ये क्यों हो रहा है। कुछ रिसर्च में ये जो मैंने चीज़ें बताई वो पाई, मीन्स उसके वजह से हो सकता है। अभी ऑटिज्म का डायग्नोसिस कैसे करें? तो जब आपके बच्चों के जो डेवलपमेंट है उसके कुछ इशू रहेंगे, तो आप आपके डॉक्टर के पास जाएंगे, या फिर आप आपके डॉक्टर के पास जाते हैं और जो रूटीन चेकअप करते हैं, तो उसमें यदि डॉक्टर को पता चला कि उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो लेट है, स्पेशली लैंग्वेज में और सोशल एस्पेक्ट में, तो फिर जब कुछ प्रॉब्लम पाया जाता है तो ऐसे बच्चों को पूरा इवेल्युएट किया जाता है, उसका सब हिस्ट्री लिया जाता है, उसके जो माइलस्टोन्स रहते हैं, उसकी बर्थ हिस्ट्री रहती है, उसकी फैमिली हिस्ट्री रहती है, ये सब हिस्ट्री, उसके माइलस्टोन्स वो आपसे पूछे जाते हैं। फिर उसका एग्जामिन किया जाता है कि बच्चों में कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या, कुछ बर्थ मार्क रहते हैं, कुछ व्हाइट और ब्लैक स्पॉट्स, उसको हम न्यूरोक्यूटेनस मार्कर बोलते हैं, तो क्योंकि एक ट्यूबरस स्क्लेरोसिस नाम की न्यूरोक्यूटेनस सिंड्रोम रहता है, उसमें ऑटिज्म होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री, कुछ ऑटिज्म के टेस्ट रहते हैं, वो हम एडमिनिस्टर करते हैं, और DSM-5 क्राइटेरिया है, तो उसके हिसाब से ऑटिज्म डायग्नोस किया जाता है। तो ऑटिज्म ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, मीन्स हिस्ट्री, बच्चे को ऑब्जर्व करके उसे इंटरेक्ट करके जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके हिसाब से हम ऑटिज्म डायग्नोस करते हैं। उसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट, अभी तक जो ब्लड टेस्ट है उसके लिए कुछ बना नहीं है। जो ब्लड टेस्ट है, बाकी के टेस्ट है, वो उसमें जो ऑटिज्म है, जो एसोसिएटेड इश्यूज रहते हैं, जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो प्रॉब्लम्स डिटेक्ट करने के लिए वो टेस्ट किए जाते हैं, और कुछ टेस्ट ऑटिज्म का कॉज फाइंड आउट करने के लिए किए जाते हैं। लेकिन ऑटिज्म डायग्नोसिस करने के लिए कोई ब्लड टेस्ट या MRI और ऐसा कुछ टेस्ट अभी तक नहीं है। तो एक बार बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोस किया, तो फिर उसको जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए।
तो ऐसे बच्चों का ट्रीटमेंट कैसे करें, तो मैं आपके साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि बच्चों का ब्रेन का डेवलपमेंट जब बच्चा पेट में होता है तब से शुरुआत होता है, 5 साल तक 90% पूरा हो जाता है। इस समय ब्रेन के डेवलपमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो उसके जो माइलस्टोन्स है उसमें असर होता है। और यदि बच्चों के लैंग्वेज सोशल माइलस्टोन्स डिले रहे तो ऐसे बच्चों को ऑटिज्म रह सकता है। तो यदि आपका बच्चा डिलेड लैंग्वेज है, आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, कुछ रिस्ट्रिक्टिव रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट करता है, तो उसका आपने डॉक्टर को दिखा के जल्दी से जल्दी इवेल्युएशन करना चाहिए। और डॉक्टर हिस्ट्री लेके उसके माइलस्टोन्स लेके कुछ टेस्ट रहते हैं कि जो पेरेंट्स से पूछ के उससे इंटरेक्ट करके उसको ऑब्जर्व करके उसका इन्फ्लुएंस से हम उसको ऑटिज्म डायग्नोज करते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, आपके जो फ्रेंड्स है उसके साथ शेयर कीजिए, और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ऑटिज्म का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, ऑटिज्म ठीक हो सकता है कि नहीं, ऑटिज्म में क्या क्या रिसर्च चल रहे हैं, तो डिस्कस करूंगा। तो आप वो जरूर देखिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।